गुड मॉर्निंग किड्स एंड वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम चैप्टर 14 वर्षा मेघ गर्जन तथा ताड़ित इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हिमीकरण यानी फ्रीजिंग से। रेफ्रिजरेटर के शीतकाल फ्रीजर में जब जल ठंडा होता है तब बर्फ में बदल जाता है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। वह ताप जिस पर यह प्रक्रिया होती है हिमक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जल का हिमक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा, जब रेफ्रिजरेटर में हम पानी रखते हैं और वो पानी से ठोस में यानी कि सॉलिड में जब बदल जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग कहते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे प्रोसेस होता है उसको हिमक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये हिमक बिंदु जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब जानते हैं द्रवण यानी मेल्टिंग में क्या होता है। रेफ्रिजरेटर से कुछ बर्फ के टुकड़े निकाल लीजिए तथा एक बर्तन में रख के गर्म कीजिए। यानी कि आप बर्फ को ले लीजिए, है ना, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है, उसको निकाल लीजिए और एक बर्तन में रखकर उसको गर्म कर दीजिए। आप देखेंगे कि बर्फ पिघलना शुरू कर देता है तथा पानी में बदल जाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की यह प्रक्रिया द्रवण कहलाती है। तो ठोस यानी कि जो सॉलिड फॉर्म था उससे हीटिंग की वजह से किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम द्रवण कहते हैं। बर्फ का द्रवांक या गलनांक मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ही होता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही होता है, लेकिन काम दोनों में अलग होता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं जल चक्र यानी वाटर साइकिल के बारे में। कोई प्रक्रिया जो बार बार दोहराता है उसे चक्र कहते हैं। कोई भी प्रक्रिया हो, जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर फ्रेश होना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर हम सो जाते हैं, यही क्रम हमारा चलता रहता है ना। तो इसको हम एक चक्र कहते हैं यानी एक प्रोसेस, साइकिल कहते हैं। तो कोई भी प्रक्रिया जो बार बार दोहराता है उसे चक्र कहते हैं। जल चक्र जल का एक चक्रीय प्रवाह है जो पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पुनः पृथ्वी तक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता रहता है। अब हम बात करेंगे जल चक्र की। इसमें क्या होता है बेटा, जल जो होता है ये हमारी पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर एक साइकिल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी के कारण विभिन्न जल स्रोतों से जल वाष्पित होता रहता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा वृहत मात्रा से में जल को वाष्पित करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता जाता है और वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाता है हवा इसे ठंडा कर देती है। जल वाष्प ठंडा होकर वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से चिपककर छोटे छोटे जल कणों के रूप में संघनित होने लगता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर प्रेजेंट जल के स्रोतों पे पड़ती हैं तो जल जो होता है वो वाष्पित होने लगता है यानी ऊपर जाने लगता है, जिसे हम इवोपरेशन कह रहे थे। ठीक है, वाष्पन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब ये जल वाष्प ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं तो हवा इसे ठंडा कर देती है। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो आप जानते हैं इसमें जो हमारा वायुमंडल है उसमें उपस्थित धूलकण जो होते हैं ना, उनसे चिपक कर ये जो जलकण होते हैं ये फाइनली वर्षा के माध्यम से पुनः पृथ्वी पर, हमारी धरती पर गिरने लगते हैं। और यही प्रोसेस हमेशा रिपीट होता रहता है और ये एक साइकिल, एक चक्र बन जाता है। ठीक है, और बच्चों इसे जल चक्र या फिर वाटर साइकिल कहते हैं। यदि यह बहुत ठंडा हो जाता है तो बर्फ का छोटा छोटा रवा बन जाता है। हवा में तैरते हुए इन जलकणों के समूहों को हम बादल कहते हैं। जब वे बहुत भारी हो जाते हैं तो वही जलकण वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यह अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन कहलाता है। बादल कभी कभी बहुत ठंडे प्रदेश में पहुंच जाते हैं, वहां जलकण हिम बन जाते हैं तथा ओले या हिम के रूप में गिरते हैं। तो बच्चों, वाष्पन और संघनन यानी इवोपरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद जब पानी बादलों के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से नीचे जमीन पे गिरता है तो हम इसे अवक्षेपण
या फिर प्रेसिपिटेशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बादल होते हैं बहुत ही ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं, और जब ये किसी बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो ये ओले या फिर हिम के रूप में पृथ्वी पर, जमीन पर नीचे गिरने लगते हैं। वर्षा का जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदी, झील, तालाब तथा झरनों में गिरता है। वर्षा का जो जल भूमि पर गिरता है वह नहरों के द्वारा नदियों में बह जाता है। वर्षा के जल का कुछ हिस्सा भूमि में रिस जाता है तथा भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होता है। भूमिगत जल घरेलू सिंचाई तथा औद्योगिक कार्यों के लिए पंप से खींच लिया जाता है। यह अनंतो गात्वा नदी में जाता है तथा अंततः समुद्रों एवं सागरों में चला जाता है। यानी बच्चों, जब बारिश होती है ना तो ये जो जल स्रोत होते हैं समुद्र, नदी, झील, तालाब, झरने, इन सब में गिरते हैं। ठीक है। और वर्षा का जो जल हमारी भूमि पे गिरता है वो क्या होता है, हमारी भूमि जो है उसके कई हिस्सों में मतलब जमीन में रिस जाता है और भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होता है। और जो भूमिगत जल होता है वो प्योर पानी जिसे कहते हैं वो होता है। और इसका इस्तेमाल किस किस काम में होता है, देखिए, आप घरेलू कामों में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, औद्योगिक कार्यों में करते हैं। ठीक है। और फाइनली जो पानी बचता है वो फाइनली कहाँ चला जाता है, समुद्र या फिर सागर में जाके पुनः मिल जाता है। और बच्चों, इस तरह से ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का ये कंप्लीट होती रहती है, कई बार रिपीट होती रहती है। वर्षा का कुछ जल अत्यंत ठंडक होने के कारण पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां पर पानी बर्फ के रूप में इकट्ठा होता है। यह गर्मियों में पिघलता है और जब वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा मात्रा में आती हैं तब ये जो बर्फ का पानी होता है वो पिघलने लगता है और नदियों में चला जाता है, जो बहते हुए समुद्र व सागर तक पहुंच जाता है। इन सभी स्रोतों से जल पुनः वाष्पित हो जाता है। यह प्रक्रिया इसी प्रकार दोहराई जाती है। इस प्रकार प्रकृति में जल चक्र चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि जल चक्र जो है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसे पढ़ें और समझें। अगर कहीं दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताएं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।